एक और बेहतरीन कॉमिक्स मैं आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कब्रिस्तान की घड़ी। हॉरर कॉमिक्स का सिरमौर, कब्रिस्तान की घड़ी। इससे पहले मैंने शैतान का टोप स्थापित की थी, जो बहुत ज़्यादा हिट हुई। शहर से बाहर मैंने कब्रिस्तान में यह घड़ी वर्षों से खराब पड़ी है। आज तक इसे किसी ने भी चलते नहीं देखा है। एक रात रंगा, तुम जाकर चौकीदार को संभालो। ओके पीटर। रंगा चौकीदार की झोपड़ी की ओर बढ़ गया। बाकी चारों साहे घंटा घर के पास पहुंच कर रुके। बॉस ने यही जगह बताई थी, खुदाई शुरू करो। अगले पल ठक, कुदाल का एक भरपूर वार जमीन पर पड़ा, किंतु इससे पहले कि दूसरा वार होता, पूरा कब्रिस्तान गूंज उठा उल्लुओं की चीखने की आवाज़ से। साथ ही वातावरण को कपाती चली गई कब्रिस्तान की घड़ी के घंटों की आवाज़ें। टन 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 टन। भय और सिर्फ भय आ विराजा सभी के चेहरों पर। बाप रे, यह घड़ी कैसे चल पड़ी? यह तो वर्षों से बंद पड़ी थी। मुझे तो कोई भूतिया चक्कर लगती है। मैं तो कहता हूँ हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। बकवास बंद करके अपना काम करो बेवकूफ़। अगर खाली हाथ वापस गए तो बॉस गोली से उड़ा देगा। उस इंसिडेंट के बाद वे अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन वो बेखबर होते हैं कि उनके ऊपर मौत मंडरा रही है और अब एक विचित्र रूप में उनके पास बढ़ रही थी। इससे पहले कि कोई समझ पाता, मौत ने आकर दो को अपने आगोश में ले लिया। खच खच, ई ओ नो, आ ओ गॉड, ये क्या? मैंने तो पहले ही कहा था यहाँ भूत प्रेत है। भागो वरना हम भी मारे जाएंगे। तीनों सिर पर पांव रखकर भाग खड़े हुए और तेज। किंतु अचानक उन्हें रुक जाना पड़ा। भड़ाक भड़ाक। ये क्या हो रहा है? कब्रें अपने आप फट रही हैं। हे भगवान, कहीं कोई मुसीबत तो हम पर नहीं आने वाली। उफ। अगले ही पल विश्व का सबसे हैरत अंगेज और खौफनाक दृश्य उनके सामने था, जिसमें अभी और बढ़ोतरी होने जा रही थी। भड़ाक भड़ाक। कब्रिस्तान में से कब्रें फूटनी स्टार्ट होती हैं और उसमें से सड़ी गली लाशें बाहर निकलनी स्टार्ट होती हैं, जो उन्हें चारों तरफ से घोर लेती। ओह गॉड सेव अस। तभी उनके भय को दुगना करती चली गई आवाज़। क्यों दोस्तों, हैरान हो मेरी इस लीला को देखकर? आवाज़ की दिशा में तीनों के देखकर आंखें फटकोरे। एंथोनी तुम? हाँ वही एंथोनी, जिसे तुम सबने उसके परिवार समेत जिंदा जला डाला था। अब मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगा जिसे देखकर दुनिया कांप उठेगी। ओह, खत्म कर दो इन्हें। अगले पल मौत के दूत उन पर टूट पड़े। आई नहीं, ई, आ ही। और वो चीज थी मौत, सिर्फ मौत। उन्हें लाशों में बदल देने के बाद वे एक घोषणा करते हैं, आज के बाद जो भी कब्रिस्तान की घड़ी को छेड़ेगा उसका यही अंजाम होगा। अगली सुबह कब्रिस्तान में, ओह कितनी भयानक लाशें हैं। न जाने किसने विभत्स तरीके से इनकी हत्या की है। मैं जानता हूँ इंस्पेक्टर, इन्हें किन्हीं मारा है। अपनी तंत्र शक्ति के बल पर मैं उस शख्स को साफ देख रहा हूँ। मुझे इस बात की खबर फौरन किंग को देनी चाहिए। कुछ देर बाद शहर के माफिया किंग सुजुकी के हेडक्वार्टर में। जानते हो क्या बक रहे हो तुम? मैं सच कर रहा हूँ किंग। एंथोनी की आत्मा उन कागजों की रखवाली कर रही है। उसके रहते हम वो कागज कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो फिर तुम्हारी तंत्र शक्ति कब काम आएगी? हटा दो उसे रास्ते से। वो बहुत शक्तिशाली है। उसे पाने के लिए हमें शहर के मशहूर तंत्रमंत्र विषयक राणा धीरेन्द्र प्रताप की मदद लेनी होगी। तो ये गैंगस्टर होते हैं, ये किसी कागज़ के सिलसिले में किसी तांत्रिक से बात करते हैं। वो तांत्रिक किसी और तांत्रिक के बारे में सलाह मशविरा करता है इनके साथ, और वो धीरेन्द्र प्रताप की कमजोरी तलाश करके उसे कब्जे में लेने का ऑर्डर बनाते हैं। और
धीरेन्द्र प्रताप एक सचमुच एक पहुंचा हुआ तांत्रिक रहता है। दादाजी मैं क्रिकेट खेलने जाऊं? जाओ मगर ध्यान से खेलना, कहीं चोट मत खा बैठना। अच्छा दादाजी। बहू और निखिल की मौत टीपू ही बाद मेरे जीने का एकमात्र सहारा है। वो आ रहा है, राणा का पोता है, चुपचाप उठा लाओ, चूक नहीं होनी चाहिए। गो गो। तो इनके बच्चे को किडनैप करके ले आते हैं और इसे फ़ोन करके अपनी बात मनवाने के लिए उसे ऑर्डर देते हैं। रात के 11:30 बजे शहर से बाहर बने कब्रिस्तान में पहुंच जाओ, ठीक है? उफ कैसी मजबूरी है, न चाहते हुए भी इन खूनी दरिंदों की बात माननी पड़ेगी, वरना वे टीपू को रात के वे सब कब्रिस्तान में मिलते हैं। इस कब्रिस्तान में बनी घड़ी के नीचे से हमें कुछ कागजात निकालने हैं, लेकिन एक शक्तिशाली आत्मा इस काम में बाधक बन रही है। हम चाहते हैं कि तुम उसे काबू में कर लो ताकि हम अपना काम शांति से कर सकें। ऐसा ही होगा। वे सभी रात में फिर से कब्रिस्तान की खुदाई में जुट जाते हैं। तभी घड़ी की आवाज़ गूंज उठती है, टन 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 टन, क्रिंग क्रिंग क्रिंग। सभी भय से चीख पड़ते हैं। घड़ी की सुई चीख पड़ती है, घड़ी के डायल फूट करके वो उन सबकी तरफ आता है कि उसे राणा ने पकड़ लेता है और बोलता है यह मेरे पोते की ज़िंदगी का सवाल है। घड़ी की सुई भी चीख पड़ती है और वो उसका प्रोटेस्ट करती है। साथ ही साथ वे राणा को भी धमकाते हैं। तभी 2 हाथ निकलते हैं और एक मुर्दा उसे भी पकड़ लेता है। तुरंत ही मंत्रों से भस्म करना होगा इन हाथों को। ओम भू भुआ। मंत्रोच्चारण होते ही राणा का शरीर तपते हुए किसी तपे के भांति अगले पल झटके से राणा की गर्दन से अलग होकर कब्र से निकले हाथ। इस घटना के बाद राणा को क्रोध आ जाता है और वो उस भूत से भिड़ जाता है और तभी लाशें ताबूत से बाहर निकलने लगती हैं। उसका हाथ अपने से झोले में जाता है और भभूत वो उन सभी पर छिड़क देता है। भभूत गिरते ही वे सभी जलने लगते हैं। अब वो एंथोनी की तरफ पलटता है। उधर एंथोनी घड़ियों की सुइयों के रूप में मौत बनकर सुजुकी और उसके साथियों की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी राणा चिल्ला उठता, ओम शंभू। उसके हाथ में एक तलवार आ जाती है। किरणों की वह तलवार घड़ी की सुइयों से जा टकराती है। खच्चाक, आह, बड़ाम, मैं तुझे यहाँ से भागने नहीं दूंगा। पूरा कब एंथोनी की चीखों से गूंज उठता है और वो उसे कैद करने का प्रयास करने लगता है। कैद करने में वो सफल हो जाता है। यह देखकर सब में प्रसन्नता की लहर दौड़ जाती है। काफ़ी देर खुदाई करने के बाद उन्हें एक पोटली दिखाई पड़ती है और वे किसी एक कागज़ की पोटली होती है। किंग, ये कागजात वही हैं जिनकी आपको ज़रूरत है। उनका काम करने के बाद राणा पूछता है उसका पोता कहाँ है, और वो जैसे ही घर पहुंचता है उसका पोता उसे मिल जाता है। कुछ देर में वो एंथोनी की आत्मा से बात करता है और वो उस आत्मा से बात करता है।
आत्मा उससे बोलती है कि वो उसे आज़ाद करे ताकि वो उसे सारी बात बता सके। और वह अपनी आप बीती बताने स्टार्ट करता है कि वह एक सीआईडी ऑफिसर रहता है। वो अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि माफिया किंग सुजुकी के गैंग के नाश के लिए वो बहुत मेहनत से और सावधानी से उसके गैंग में जगह बनाता है। एक दिन जब वो उसके अड्डे पर पहुंचता है तो उसे पता चलता है वह किसी महमूद गजनवी के खजाने के बारे में बात करता है। और एक तांत्रिक को बैठाता है ताकि वह उसकी आत्मा को बुला करके उससे राज की बातें जान सके। गजनवी की आत्मा आ जाती है और उसे बताती है वो उसे बताता है कि 17वीं बार हिंदुस्तान पर बहुत कहर बरसाया था उस खजाने को इकट्ठा करने के लिए। अच्छा खच लूट लो सब कुछ, इस मंदिर में एक भी कीमती सामान नहीं बचना चाहिए। महमूद गजनवी पूरे शहर में हाहाकार मचा देता है। तभी जब वो खजाने को लेकर के अब बढ़ता रहता है तभी एक अचानक तूफान आ जाता है। लेकिन तूफान जैसे उन लोगों के लिए मौत बन के आया था और उस तूफान में सिर्फ एक लोग बच जाते हैं। ओह, लगता है सब मारे गए और सारा खजाना रेत के नीचे दब चुका है। लेकिन इसमें जगह का नक्शा ज़रूर बनाऊंगा, अगर ज़िंदा रहा तो ये खजाना एक दिन ज़रूर पाकर रहूँगा। और वो व्यक्ति सूर्य की स्थिति के हिसाब से कागज़ों पर उस स्थान का नक्शा बनाता है और कितने दिनों बाद कितनी रातें मरणासन्न स्थिति में अपने वतन पहुंचता है। और वह होश आने के बाद उस जमाने के महान तांत्रिक बकिंशा को बुलाता है और उससे अपनी बात को कहता है। उसे वह खजाने के बारे में बताता है। बकिंशा तैयार हो जाता है। लेकिन वो वहाँ से रवाना होता है और वह व्यक्ति मारा जाता है। क्या आप हमें बता सकते हैं सुल्तान कि वह खजाना कहाँ है? ये उसे नक्शा बनाने के लिए कहता है। यह लीजिए सुल्तान। और वह नक्शा बनाने में व्यस्त हो जाता है। अब मैं जा रहा हूँ, नियमानुसार माध्यम बने तुम्हारी इस साथी की मुझे बलि चाहिए। बच्चाक, माध्यम बने व्यक्ति की धज्जियाँ उड़ गई। उफ, उसने रमन्ना की जान ले ली। इसके मन में कुछ और विचार चलता रहता है। उसी रात वो उसकी मास्टरशिप से उसके कीबोर्ड को खोलता है और नक्शे के कागज़ एक पोटली में बांधकर भाग खड़ा होता है। लेकिन वह किंग के आदमियों की निगाहों में आ जाता है और वो उसके पीछे लग जाते हैं। उनसे बचता बचता वह उस कब्रिस्तान तक पहुंचता है और कब्रिस्तान में पहुंचकर उस कागज़ों को छिपाने का निर्णय लेता है। तुरंत सावधानी से वह पोटली को गड्ढे में डालता है और कब्रिस्तान से बाहर निकल आता है और तेज़ी से अपने घर की तरफ भागते भागते पहुंचता है। लेकिन सामने का दृश्य देखकर वह जड़ होकर के रह जाता है। उसके परिवार वालों को वो लोग बंधक बना लेते हैं। वो उसे धमकी देते हैं, अगर तुम अपने बीवी और बच्ची की खैर चाहते हो तो बताओ खजाने का नक्शा कहाँ है। नहीं बताऊंगा, बताना तो तुझे पड़ेगा कुत्ते। चीखा। किरणें निकलती हैं जो उसके पत्नी और बच्चों को घेरे में ले लेती हैं। ई रोजी माई चाइल्ड, हा 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 हा। वह उसके बीवी और बच्चों को टॉर्चर करने लगता है।
आखिरकार वह टूट जाता है और वह उसे धमकी देते हुए चले जाते हैं। उसके घर में आग लगा देते हैं। उस आग में वे सभी जल कर तड़प कर मर जाते हैं। इस बात को सुनकर के राणा क्रोध में भर जाता है और वह उस प्रेतात्मा का साथ देने में स्वीकार हो जाता है। वे दोनों आपस में बात करते हैं कि उस खजाने का रास्ता हमें महमूद गजनवी बताएगा, महमूद गजनवी की आत्मा बताएगा। उधर वह माफिया डॉन अपने लोगों के साथ उस रेगिस्तान में पहुंच जाता है हेलीकॉप्टर से और कुछ विचित्र लोगों को वो अपने साथ में लेकर चलता है, जिसमें रहता है ज्वाला, बी मास्टर, सुपर निंजा ली चेंग। तभी हेलीकॉप्टर का पायलट चीख पड़ता है, सर वह देखिए रेत का टीला। किंग तुरंत नीचे देखता है और रेत के टीले के पास वो लोग उतर आते हैं। लेकिन जैसे वो लोग रेत के टीले के आगे बढ़ते हैं, ठक, ओ रेगिस्तानी लुटेरे। वो उनसे भिड़ने जाता है, तभी वो तांत्रिक मना कर देता है कि इनसे भिड़ने में हमारी भलाई नहीं है और वो लोग उसे बंधक बना के कबीले में ले आते हैं। सरदार उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। बदले में वो उन्हें लालच देता है विशाल खजाने का। जल्दी वे लोग रेत के टीले की ओर चले जाते हैं। और वे लोग उनके साथ धोखा करने की भी प्लानिंग करते हैं। जल्दी वो रेत के टीले के पास पहुंच जाते हैं। तभी एक शैतानी आत्मा उसमें से निकल आती है। बकिंशा की प्रेतात्मा निकल आती है। वो अपने सुल्तान की खजाने को रक्षा करने के लिए वहाँ पर तैनात रहती है। उसके हाथों से निकली शक्ति नागफनियों की ओर रेंगते हुए बिच्छू को अपने घेरे में ले लेती है। परिणाम स्वरूप नागफनियों और बिच्छू का आकार तेजी से बढ़ने लगता है। राक्षस का भी रूप धारण कर लेते हैं और उन पर मौत बनकर टूट पड़ते हैं। वो अपने तीनों लोगों को ऑर्डर देता है ताकि वे लोग उस पर आक्रमण करें और तीनों लग पड़ते हैं। इधर चीखा ज्वाला और निंजा ने अपने शिकारों को ख़त्म कर दिया था। फिर वे सब बकिंशा की तरफ बढ़ गए। अब तेरी बारी है बकिंशा। लेकिन उन्हें बकिंशा की शक्तियों का अंदाजा नहीं था। हगुम्बा, अब तुम ही कुछ करो, इन चारों से बात नहीं बनेगी। जी सरदार। जय महाकाल, दिखा अपना कमाल। हा 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 हा। डायनासोर इन पर एक आक्रमण कर देता है। जाओ मेरी सैनियों, कंकाल बना दो इसे। मेरी अग्नि का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हगुम्बा साक्षात मौत बनकर बकिंशा की ओर बढ़ रहा था। बच्चा ले मर बकिंशा। बहुत खूब सरदार। यह सब हगुम्बा कमाल, इसकी शक्ति बेमिसाल है। तुम्हें हमें ले जाना होगा सुल्तान, वरना नहीं मैं तुम्हें कहीं नहीं ले जा सकता।
महमूद गजनवी की आत्मा को वो अपने बस में करता है। प्रेतात्मा उन्हें बोलती है कि वो उन्हें पुलिस को भी साथ ले जाना चाहिए। ठीक कह रहे हो एंथोनी, पुलिस के साथ साथ 2 पुण्य आत्माओं को भी ले चलूँगा। ये दीक्षा है जो दुष्ट लड़कियों से लड़ने में हमारी मदद करेंगे। अब हमें देर नहीं करनी चाहिए राणा साहब। हाँ चलो। पुलिस हेडक्वार्टर में क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कर रहा हूँ कमिश्नर साहब। अब आप देर मत कीजिए वरना वे लोग खजाना निकालने में सफल हो जाएंगे। ठीक है, मैं चलने की तैयारी करवाता हूँ। तो ये लोग पुलिस फोर्स के साथ निकल पड़ते हैं वहाँ पे। वे लोग उधर टीले की खुदाई में जुटे होते हैं। अचानक हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। वे लोग सतर्क हो जाते हैं। पुलिस हेलीकॉप्टर नीचे उतरने लगता है और पोजीशन लेने का उनका कमांडेंट उन्हें ऑर्डर देता है। साथियों, मुकाबला करो, पुलिस का एक भी कुत्ता जीवित नहीं बचना चाहिए। फिर से भयानक और खूनी जंग छिड़ जाता है। खचा खच, तड़ 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 तड़। ओह बचाओ, ओह बचाओ। बस बहुत हो चुका, अब अपनी मौत के लिए तैयार हो जाओ। ओह, तो तुम मरने आए हो हमारे सामने। साथियों, मुकाबला करो इनको दूसरे क्षण। देखता हूँ कितनी शक्तिशाली है तू ज्वाला। तेरी अग्नि मेरी शक्ति कुंडों को नहीं रोक सकती। इससे पहले कि ज्वाला अपने बचाव में कुछ कर पाता, शीशे के पुतले में बदलती चली गई उसे शक्ति किरणें, जिसे नष्ट किया शक्ति दूध की ठोकर ने। छनाक ठाक। इधर दीक्षा बी मास्टर से भिड़ी हुई थी। तेरी मक्खियाँ मुझे कंकाल नहीं बनाएंगी दुष्ट, पर मैं तुझे अवश्य कंकाल बना सकती हूँ। अगली पल दूसरों कंकाल बदलने वाला खुद कंकाल बदल चुका था। निंजा को एंथोनी ने संभाला हुआ था। आत्मा पर किसी का वार नहीं होता कुत्ते, लेकिन मेरे वार का असर तुझ पर जरूर होगा। भच्चक। वे सब सुजुकी की तरफ बढ़ते हैं और सुजुकी चिल्ला पड़ता है, भून डालो इन तीनों को। गन सीधी होती है, लेकिन उसी क्षण एंथोनी की आत्मा गन की बैरल में जा समाती है। फिर चिथड़े उड़ जाते हैं बंदूक के। भड़ाक। मुझे कैसे भूल गए तू कुत्ते? एंथोनी, 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 दीक्षा, शक्तिदूत, मूत बन जाओ तुम सब इनके लिए। उफ, अब हम नहीं बचेंगे। मेरी तंत्र शक्तियाँ भी इन्हें नहीं रोक सकती। उसी पल हुआ एक चमत्कार। कैद रहकर रह गए तीनों किरणों के उस घेरे में। हगुम्बा का चमत्कार देखकर ऐसे ही सभी चकित रह जाते हैं। हगुम्बा, तुरंत ही चली हगुम्बा की शक्ति, फिर टकरा के नष्ट हो गई राणा की शक्ति से। माटी का गुड्डा नहीं है राणा जो उसे कोई भी खत्म कर डाले। उन दोनों के बीच जम करके युद्ध होने लगता है। उधर पुलिस वालों पे वो लोग भारी पड़ने लगते हैं। बहुत सारे शैतान हगुम्बा की शक्तियों के चलते बाहर निकल पड़ते हैं, किंतु पुलिस वाले उनसे मुकाबला करते हैं। लेकिन शैतानों पर गोलियों का क्या असर भला, और वो उन्हें मारते चले जाते हैं। भागो यहाँ से वरना ये शैतान हम सबको मार डालेंगे। वे जहाँ जाते हैं मौत उनका पीछा करती रहती है, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। इधर राणा और हगुम्बा में भयानक युद्ध छिड़ा रहता है। और अचानक ये एक बहुत बड़ी शक्ति का प्रयोग कर देता है, लेकिन उससे बचाने के लिए तीनों लोग आपस में आ जाते हैं। बैठते बैठते भी चिल्ला पड़ते तीनों। रक्त शक्ति को व्यर्थ कर दिया हमने राणा साहब, अब मौका मत चुकिए। मैं तुम लोगों का बलिदान बेकार नहीं जाने दूंगा।
मेरे कहर से अब कोई नहीं बच पाएगा। राणा अत्यंत क्रोध में भर करके उसकी शक्ति नष्ट कर देता है, लेकिन अब उसके सामने कोई भी ठहर नहीं पाता है। अंत में हगुम्बा को भी वो कैद कर लेता है और उसे कंकाल बना के छोड़ती है। उसके मरते ही सभी प्रेत ब्लास्ट होकर के एकदम टूट फूट करने लगते हैं और रोशनी के छल्ले की मदद से सुजुकी चीखा और उसके साथियों को वह गैस के गुब्बारे की तरफ फुलाने लगता है और अचानक वे चीख के साथ भचाक भचाक फट पड़ते हैं। पुलिस पार्टी भी अधिकतर लोगों को मार डालती है या फिर गिरफ्तार कर लेती है। अंत में कमिश्नर राणा को धन्यवाद देते हैं। लास्टली राणा अंदर सोच रहा होता है, इसका सारा श्रेय एंथोनी दीक्षा व शक्तिदूत को जाता है, जिन्होंने इस खजाने के लिए अपना शरीर ही नहीं अपना आत्मा को भी कुर्बान कर दिया।